लास्ट क्लास में मैंने तुमको होमवर्क दिया था कि लिख के लाना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो जो लोग लिखे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिखे हैं और अच्छी बात है। देखो अब तुम लोग आंसर मैच करो। तो जो लोग पहला फैक्टर होता है कि सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना कम होता है। ओके, दिस इज सिमिलर टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कि एरिया जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना कम। तो वैसे ही तुम्हारा हो रहा है फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल ऑल्सो कि इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना कम होगा। ओके, नंबर टू जो फैक्टर होता है वो तुम्हारा होता है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन को मैं लिखता हूं एल। तो सेपरेशन जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये भी देखो तुम इसको कंपेयर कर सकते हो विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की लेंथ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, वैसे ही सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा होगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और जो थर्ड फैक्टर होता है नेचर एंड कंसंट्रेशन, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए नेचर पे कैसे करता है डिपेंड। तो नेचर का मतलब हुआ कि अगर आपका वीक है, इफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो फिर रेसिस्टेंस हाई होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो फिर आपका रेसिस्टेंस कम होगा। ये हो गया नेचर पे। अब देखते हैं कैसे करता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड। तो इफ concentration of electrolytes, if concentration of electrolytes is high तब इंटरनल रेसिस्टेंस हाई होगा। इफ concentration of electrolytes is low देन आपका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा। तो ये आपका हो गया नेचर एंड कंसंट्रेशन। तो तुम लोग को ये भी याद रखना है कि कौन कौन से सेक्टर पे डिपेंड करता है और ये भी याद रखना है कि कैसे करता है डिपेंड। ठीक है, ओके। नंबर फोर, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज करता था। इन द केस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रोलाइट्स का तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल डिक्रीज करता है। तो कहीं कहीं पे तुमसे सवाल आता है कि एक एग्जाम्पल ऐसा बताओ जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता हो। तो एक तो आप कह सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और एक और होता है तुम लोग ये वाला भी याद रखना कि फॉर सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। मतलब कंडक्टर से कम होता है कंडक्टिविटी और इंसुलेटर से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर इज सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम। ओके, तुम्हारे जो बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर वो लोग सेमी कंडक्टर डिवाइस ही होते हैं जिनका हम लोग करते हैं यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो फॉर सेमी कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है मटेरियल का कि जिनका आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। तुम लोग इसको याद रखना। ओके, तो ये हमने कर लिया चर्चा अबाउट ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, हमने सब चीज चर्चा कर लिया। अब हम लोग सर्किट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं जिस सर्किट से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा वो एकदम बेसिक सर्किट तुम्हारा होगा, एकदम बेसिक सर्किट। और उसमें जो मैं तुमको कंसेप्ट बताऊंगा वो तुम लोग ध्यान रखना
तो फिर जब अपना सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो कंसेप्ट मेरा चेंज नहीं करता है। ठीक है ना? मैं तुमको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो तुम याद रखना, फिर तुमको बेसिक सर्किट का भी क्वेश्चन बन जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, चलो एक हम लेते हैं पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा अभी। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे सर्किट में एक सेल है। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ ई है। अच्छा एक बात और, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन रहे, हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस ना भी मेंशन रहे। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मेंशन है तो हम लोग मान के चलते हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। ओके। और वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं आइडियल सेल। वैसे सेल को बोलते हैं हम लोग आइडियल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। हालांकि इन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल कोई भी सेल आइडियल नहीं होता है, हर एक सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए तुमको 90% क्वेश्चन में देखना सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो उसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग सेल के सिंबल के साथ ही लिखते हैं साथ में। देखो इधर साइड में, तो ये आपका हो गया सेल विथ इंटरनल रेसिस्टेंस। ये जो मैंने डॉट से शो किया है वो तुमको डॉट से शो करना, वो जो मैंने डब्बा बनाया है वो डब्बा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने बस डब्बा तुमको इसलिए बनाया था कि तुमको ऐसा समझ में आ सके कि वो स्मॉल आर जो मैंने शो किया है वो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। ओके। इसके अलावा मैंने इस सर्किट में इसके अलावा मैंने सर्किट में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लिया है जिसको हम लोग लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। देखिए इसको हमने किया है डिनोट कैपिटल आर से। इस कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं लोड रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। मतलब कि आपका पंखा बल्ब जो भी होगा वो तुम्हारा हो जाएगा लोड रेसिस्टेंस, और ये तुम्हारा सेल के अंदर का मामला था। ओके, अच्छी बात है। अब होता क्या है कि हमको यहाँ पे करेंट वगैरह फाइंड करना होता है। चलो ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था कि करंट हमेशा कहाँ होगा, इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब कि करंट जो होगा वो सेल के अंदर कुछ ऐसा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको मैं मान लेता हूं आई, कि आई इज द करंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। आई इज द करंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। ओके सर। अब देखिए तो सेल से ये करंट आई निकलेगा। अच्छा, और ये जो मैंने सेल से इस लोड रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने वायर्स यूज किए हैं, जो आपको लाइन स्ट्रिक्ट लाइन शो कर रहे हैं वो कनेक्टिंग वायर्स है। और हम लोग मान के चलते हैं कि कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जीरो है, उसको उसका हम लोग रेसिस्टेंस नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग खाली लेंगे लोड रेसिस्टेंस का जो होगा वैल्यू, और जो सेल का इंटरनल होगा रेसिस्टेंस हम लोग वही लेंगे। कनेक्टिंग वायर्स का हम लोग कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं लेने वाले हैं। ओके, चलो अच्छी बात है। तो I इज द करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। ओके। अब देखिए तो I करंट निकला सेल से, और वही I करंट यहां भी आया रही है, क्योंकि वो जो करंट निकला है वो वायर में फ्लो करेगा। और अब इस करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है का मतलब क्या, कि ये सारा का सारा करंट आई आपका इस लोड रेसिस्टेंस में चला जाएगा। सारा का सारा करंट आई आपका इस लोड रेसिस्टेंस में चला जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेल से जितना करंट विड्रॉन होता है वापस उसमें करंट उतना ही करंट जाना भी चाहिए। तो यही करंट आई आपका वापस इस सेल में भी चला जाएगा। मतलब ये यहां से होते हुए इस इंटरनल रेसिस्टेंस में यही करंट ऐसा होता हुआ ये पूरा सर्कुलेट होगा। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ सबसे सिंपलेस्ट सर्किट जहां पे सिर्फ एक लोड रेसिस्टेंस रहेगा। अब जैसे मान लो कि आगे जब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वहां पे अपना सर्किट कुछ ऐसा भी आएगा। देखो ये सेल का ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस, और मेरे सर्किट में एक से ज्यादा लोड रेसिस्टेंस हो सकता है। देखो ऐसा एक से ज्यादा लोड रेसिस्टेंस हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिर्फ एक लोड रेसिस्टेंस से, और उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 3-4 वाले आएंगे रेसिस्टेंस। बस तुमको कंसेप्ट का ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से इस सेल से कुछ करंट आई हुआ होगा विड्रॉन, तो वो करंट आई आएगा। देखिए यहाँ पे आया करंट आई, तो इस R1 में करंट आई ही रहेगा। लेकिन इसके बाद देखिए तो इस ये जो करंट आई था अब ये दो रास्ते में होगा डिवाइड।
और कुछ करंट जाएगा आपका R2 में और कुछ करंट आपका जाएगा R3 में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे गया करंट आपका R2 में करंट कुछ गया है ऐसा I1 और इस R3 में आपका करंट गया है कुछ ऐसा I2। तो इनमें अब करंट डिवाइड हो गया, करंट को दो रास्ता मिला तो वो दोनों रास्ते में ही करंट जाएगा। तो तुम लोग अभी फिलहाल इन सारी बातों को याद रखना, हालांकि मैं तुमको अभी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन बस तुम लोग याद ये रखना कि अगर करंट को एक से ज्यादा रास्ता मिलता है तो वहां से करंट वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि ये सेल से कितना करंट विड्रॉन हुआ होगा। सेल से कितना करंट करंट विड्रॉन हुआ होगा। तो देखो हम लोग लिखते हैं कि करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किल, जिसको हम लोग आर नेट भी बोलते हैं, या इसी को आप लिख सकते हो कि ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइड बाय आर नेट, नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या तुम लोग को मेरी बातें समझ में आई ना, कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल क्या होगा कि सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड का मतलब क्या हुआ। ओके, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड, मतलब कि आपके सर्किट में सिर्फ एक लोड रेसिस्टेंस हो या एक से ज्यादा लोड रेसिस्टेंस हो तो भी ये आपका फॉर्मूला वैलिड है। तो तुम लोग इसको याद रखोगे। ओके, चलो अच्छी बात है। अब इस गिवन सर्किट के लिए, इस गिवन सर्किट के लिए हम तुमसे पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेसिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेसिस्टेंस। तो सब लोग बोलेंगे कि लोड रेसिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर। तो दिस इज द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो। ओके, अब सुनो देखो कि यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में सिर्फ एक लोड रेसिस्टेंस था, तो हमने लिखा कि आर नेट बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब मान लो कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और मेरे सर्किट में एक से ज्यादा लोड रेसिस्टेंस आएगा, तब हम क्या करेंगे बोलो। तब हम लोग करते क्या है ना कि उन सारे लोड रेसिस्टेंस के बदले, उन सारे लोड रेसिस्टेंस के बदले एक लोड रेसिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो कि तुमको आगे पढ़ना है, मैं तुमको वो बताऊंगा पहले, उसके बाद हम लोग एक से ज्यादा लोड रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन करेंगे। लेकिन तुम लोग अभी सोचो कि तुमको क्वेश्चन कैसे करना है, वो समझ में आया ना, कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है कि आर नेट बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ एक ही लोड रेजिस्टेंस था, तो हमने उसको लिख दिया है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब बाद में जब एक से ज्यादा लोड रेजिस्टेंस आएगा तो हम उन सबका एक नेट, उन सब के बदले हम बोलेंगे कि एक रेजिस्टेंस हम कितना लिख सकते हैं, और फिर वो जो आएगा कैपिटल आर की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग बोलो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर तुमसे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बोलो। ओके ओके ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे जो सेल से करंट अभी निकलेगा हम क्या बोलेंगे कि करंट विथड्रॉन फ्रॉम सेल इज इक्वल टू क्या था, सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर नेट हो जाएगा, देखिए ई ईएमएफ एंड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सेल से इतना करंट निकल रहा होगा, सेल से इतना करंट निकल रहा होगा। ओके सर, सेल से इतना करंट निकला। ओके, अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द करंट इन लोड रेसिस्टेंस, व्हाट इज द करंट इन लोड रेसिस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए करंट इन लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, जिसको हमने आई लिखा है। समझ में आया ना, मतलब ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। ओके, तो सेल से जितना करंट निकला होगा सारा का सारा तुम्हारा लोड रेसिस्टेंस से ही चला जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं अगर, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा कि करेंट इन लोड रेसिस्टेंस आई इनटू रेसिस्टेंस ऑफ लोड रेसिस्टेंस कैपिटल आर।
तो दिस इज द वोल्टेज या फिर दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। हमने लिखा है वी सफिक्स में आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। और आई हम लोग कहां से लिखेंगे, आई का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर देंगे। मुझे ओके। अब मैं तुमसे पूछूं अगर, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, तो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, जिसको हम लोग लिख देते हैं स्मॉल वी से, तो वो मैंने तुमको क्या बताया था कि उसको फाइंड करने का दो फॉर्मूला होता है। एक क्या, कि सेल का ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, और दूसरा क्या था कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कुछ समझ में आया क्या, बोलो। ओके, सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, जिसको हम लोग स्मॉल वी से लिखते हैं। अब करंट तो हम लोग पहले ही फाइंड कर लिए होंगे कि सेल से कितना करंट निकलेगा, तो बस उस सेल वाले करंट को हम लोग स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। ओके, अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो देखिए, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि सेल के टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का टर्मिनल कहाँ है, तो देखिए ये मैंने लिखा है ए और ये हमने लिखा है बी। तो ए और बी इज द टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तुम्हारा हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो हम लिखेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल वी से, इज इक्वल टू, अब जरा तुम लोग याद करो कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, सबको याद है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। तो ईएमएफ को तो आप ई ही छोड़ दो, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, तो अभी मैंने जस्ट फाइंड किया है कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। अब तुम लोग इसको रट्टा मार लोगे कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। यहाँ पे ई क्या था, सेल का ईएमएफ, आई क्या था, सेल से जो करंट निकला है, आई मतलब सेल से जो करंट निकला है, तो आई सेल इंटू स्मॉल आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, अब देखो तुमको यहाँ से साफ साफ दिख भी रहा होगा कि जब सेल से कोई करंट नहीं निकलेगा तो आई सेल हो जाएगा जीरो, तो उस केस में वी बराबर ई हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू सेल का ईएमएफ हो जाएगा। और एक केस और होता है कि अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो गया तब भी तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में होता नहीं है कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सेल इज आइडियल या फिर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो था, तो फिर से सेल का टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ के बराबर हो जाए, क्योंकि अगर स्मॉल आर ही हो गया है जीरो तो फिर कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ओके, अब देखो, तो दिस टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ई माइनस आई सेल इंटू आर, दिस इज ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा ही वैलिड है। भले ही तुम्हारे सर्किट में एक लोड रेसिस्टेंस हो या एक से ज्यादा लोड रेसिस्टेंस हो, ये फॉर्मूला तुम हमेशा ही यूज कर सकते हो। ओके, देखो तो ये हमने बात कर लिया हाउ टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज, ई माइनस आई सेल इंटू आर। अब तुम इस पार्टिकुलर सर्किट के लिए थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा लोड था ना रेसिस्टेंस, वो भी देखो तो ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। देखो ध्यान से, जो आपका लोड रेसिस्टेंस कैपिटल आर था वो भी ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। ये भी आप इसको ए और बी ही बोल सकते हो, क्योंकि देखिए तो ए और, मतलब ऐसा बोलो कि ए और लोड रेसिस्टेंस के बीच में केवल कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो केवल कनेक्टिंग वायर्स होते हैं तो उनका पोटेंशियल चेंज नहीं करता है।
समझ में आया ना? मतलब कि अगर ये पॉइंट ए था तो आप इसको भी पॉइंट ए बोल सकते हो, ये पॉइंट बी था तो आप इसको भी पॉइंट बी बोल सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ ना कि इस पर्टिकुलर केस के लिए हम ये बोल सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस फॉर दिस केस ओनली, फॉर दिस केस ओनली। क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आई ना? मतलब इस केस के लिए या तो तुम टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई सेल इंटू स्मॉल आर से फाइंड करो, या तो तुम अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस फाइंड कर लिए हो तो वही तुम्हारा हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज भी। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर दिस केस ओनली, फॉर दिस केस ओनली, हाँ फॉर दिस केस ओनली टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ऑफ लोड रेसिस्टेंस। ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी बोलो। ओके, मतलब कि अगर मैं अगर मैं थोड़ा सा केस चेंज कर दूं, मतलब देखो कुछ ऐसा, अगर मैं सर्किट ऐसा ड्रॉ करूं, इसको मैं ले लूं R1 और इसको ले लूं R2, और ये आपका हो जाएगा ए एंड बी इज द टर्मिनल। मतलब इस बार ए और बी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम्हारा होगा टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन इस बार आप टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के बराबर नहीं बोल सकते हो। समझ में आया ना? कि क्योंकि ना तो R1 और ना तो R2 कोई भी A और B के अक्रॉस कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस केस में आप वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1 इज नॉट इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज नॉट इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। तो फिर इस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे सेल का टर्मिनल वोल्टेज? तो जो मैंने तुमको पहला बताया था फॉर्मूला वो हमेशा होता है वैलिड, कि टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V बराबर सेल का ईएमएफ माइनस सेल से कितना करंट निकला है इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ओके, सो दिस फॉर्मूला पहला वाला इज ऑलवेज वैलिड। ये जो दूसरा वाला तुमको बताया है वो जो अभी हम तुमको डायग्राम बनाए थे सर्किट, सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। मतलब कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ एक लोड रेसिस्टेंस है तभी, अगर एक से ज्यादा लोड रेसिस्टेंस होंगे तो फिर तुम वैसा नहीं लिख सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। समझ में आया ना सबको? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी बोलो। ओके, तुम लोग नोट्स में एक पॉइंट और लिख लो कि अगर तुमको क्वेश्चन में सेल का ईएमएफ दिया हो, सेल का टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है और लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सेल का ईएमएफ दिया है, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है और लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और तुमको अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना हो तो तुम लोग यूज करना कि इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन। तो यार E इक्वल टू सेल का ईएमएफ, V इक्वल टू सेल का टर्मिनल वोल्टेज एंड माइनस वन, एंड इनटू यहाँ पे करना कैपिटल R, इनटू कैपिटल R, एंड कैपिटल R इज द लोड रेसिस्टेंस। समझ में आया क्या? ये कब करना है यूज? जब तुमको सेल का दिया रहे टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ एंड लोड रेसिस्टेंस, और इंटरनल रेसिस्टेंस पूछ रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला तुमको यूज करना है। बुझे कि नहीं बुझे? जल्दी बताओ। चलो जल्दी से, अब जल्दी से, ये जितना फार्मूला आया है ना तुम लोग एक बार फार्मूला को लिख लो जल्दी जल्दी, या इसका तुम ले लो स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ ठीक। देखो ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया, जिस सर्किट में एक सेल है, सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 4.5 वोल्ट, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है 8.5 ओम, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो मान लीजिए कि सेल से करेंट निकला है, उसको हमने नाम दिया है आई सेल।
तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस, या जिसको आप बोल सकते हो कि सेल का ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय लोड रेसिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। तो गिवन क्वेश्चन के अनुसार सेल का ईएमएफ 4.5 वोल्ट है डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 8.5 ओम है प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 9, मेरे ख्याल से ये आने वाला है 1/2, या फिर आपका आएगा 0.5 एम्पियर। तो सेल से करंट निकला है 0.5 एम्पियर का। इसमें किसी को कोई तकलीफ? जल्दी बोलो। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करेंट इन लोड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे करेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो हम लोग बोलेंगे कि करेंट इन लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो करेंट इन लोड रेसिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू 0.5 एम्पियर। समझ में आया? ओके। फिर दूसरा ही क्वेश्चन का, ये 2+ हमने दिया है तो सेकेंड क्वेश्चन ही है। चलो, तुमसे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, तुम यहाँ पे ऐड कर देना फ्रॉम ओम्स लॉ, तब तुमको फुल मार्क्स मिलेगा कि फ्रॉम ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करेंट इन लोड रेसिस्टेंस इनटू रेसिस्टेंस ऑफ लोड रेसिस्टेंस। तो यहाँ हमने आई आर लिखा है, आप इसको आई लोड भी लिख सकते हो या सिर्फ आई भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो करेंट इन लोड रेसिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर इनटू रेसिस्टेंस इज 8.5। बोलो कितना आएगा? हमको लग रहा है 4.25 आएगा, 4.25 वोल्ट। बोलो आएगा क्या? एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, तो 4.25 वोल्ट। ओके, अच्छी बात है। नेक्स्ट तुमसे सवाल पूछा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पे भी आपका है, कैपिटल भी आपका हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, जिसको हम लोग कैपिटल भी से लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि ये आप यूज करना कि सेल का ईएमएफ माइनस करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमेशा ही वैलिड होता है। तो सेल का ईएमएफ इज 4.5 माइनस विद करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल कितना आता है 0.5, तो 0.5 एंड इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो 0.5। तो ये आपका आ जाएगा 4.5 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25। तो ये आपका आ जाएगा 4.25 वोल्ट। अब तुम लोग अपना दिमाग खोल के देखो, तो दिस टर्मिनल वोल्टेज इज जस्ट इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, जो मैंने तुमको बताया था। इस केस में तुम्हारा जितना आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, वही तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज भी आता है। तो तुम बिना इसको सॉल्व किए भी सीधे सीधे आंसर इसका 4.25 वोल्ट बोल सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो जल्दी। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। देखो, तो आखिरी क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल को हम लोग लिखते हैं स्मॉल v से। तो तुम यहाँ पे लिख देना कि वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, तो हमने लिखा है स्मॉल v से। तो ये क्या होता है कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम सेल इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सेल से करेंट विथड्रॉन हुआ था 0.5 एम्पियर का, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज आल्सो 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 वोल्ट। तो ये हुआ फाइंड करने का तरीका वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड सेल। या तो मैंने तुमको एक और तरीका बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। तो सेल का ईएमएफ था 4.5 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज आया है 4.25 वोल्ट, तो आप माइनस कर दो 4.5 माइनस 4.25 इज नथिंग बट 0.25 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो तुम वैसे भी कर सकते थे। चलो, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में वो और कैसे चेंजेस ला सकता है, तो मैं सारा चीज इसी क्वेश्चन में तुमको बता दे रहा हूँ कि और इसमें क्या क्या चेंज कर सकता है। देखो, मान लो किया क्या कि वो यहाँ पे एक जोड़ दिया एमीटर। जाओ जाओ जाओ, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लूँ फिर यहाँ पे जोड़ूंगा। हाँ ठीक है, हो गया, मिट गया। तो यहाँ पे जोड़ देगा एमीटर और पूछेगा
कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो रीडिंग ऑफ एमीटर, अच्छा, हाँ, अब मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एमीटर है वो क्या करता है रीड, तो वो उस ब्रांच में करंट रीड करता है, जिस ब्रांच में हमने उसको लगाया था उस ब्रांच में वो करंट रीड करता है। तो ये देखो, तो मतलब कि हमने उसको लगाया है इन द ब्रांच ऑफ लोड रेसिस्टेंस, तो लोड रेसिस्टेंस में जो करंट होगा वही वो रीड करेगा। तो कितना आया था देखो तो, 0.5 एम्पियर। कहाँ आया था, करंट इन लोड रेसिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर, मतलब कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.5 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ओके, अब क्या करता देखो, इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देता, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देता और पूछता कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1। तो हम लिखते कि रीडिंग ऑफ V1, तो वोल्ट मीटर क्या करता है रीड, वोल्ट मीटर करता है रीड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब कि ये तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, ये तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, कितना आया था 4.25 वोल्ट। समझ में आया ना। अब मान लो कि इसमें और क्या वो कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, वो भी करंट ही मेजर करता है। देखो, और वो क्या करेगा कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देगा V2 और पूछेगा कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ V2। तो रीडिंग ऑफ V2 इज नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज, यही ना। तो देखो वो भी 4.25 वोल्ट ही होगा। हाँ, तो इसमें और ऐसा तुम्हारा चेंजेस जो ला सकता है, ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर जोड़ के, समझ में आया ना। और याद रखना कि हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में और एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में। हाँ हाँ। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सेल है, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किया है कनेक्ट जिसका वैल्यू है कैपिटल आर। एक एमीटर सबको दिख रहा है, एक सबको वोल्ट मीटर दिख रहा है। ये जो एमीटर है वो कर रहा है मेजर करंट इन लोड रेसिस्टेंस, जो वोल्ट मीटर है वो कर रहा है रीड आपका टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे सबको एक नया चीज दिख रहा है, वो है की। ये की के, देखिए इसको हम बोलते हैं की। ये करता है एक्ट एज अ स्विच, ये करता है एक्ट एज अ स्विच। ओके, और जब हम बोलते हैं ना कि की इज ओपन, जब हम बोलते हैं कि की इज ओपन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका करंट हो जाएगा जीरो, कोई करंट नहीं आ रहा होगा। समझ में आ गया ना? और जब बोलता है कि की इज क्लोज्ड, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है। हाँ, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है तो करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा होगा। समझ में आया ना, की ओपन और क्लोज का मतलब। ओके, तो इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। और देखो तो तुमको क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, 2 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या फिर लोड रेसिस्टेंस 4 ओम। और पूछा आपसे है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर व्हेन द की के इज ओपन एंड व्हेन द की के इज क्लोज। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि व्हेन की इज ओपन। तो देखिए जब की आपका ओपन होगा तब सर्किट कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये लोड रेसिस्टेंस हो गया, एंड दिस इज की। अब देखिए जब की ओपन होता है ना, जब की ओपन होता है तो मैं इसके अंदर डॉट नहीं बनाऊंगा, और जैसे ही मैंने डॉट इसके अंदर बना दिया मतलब कि की क्लोज हो गया है, तब उसे करंट फ्लो कर रहा होगा। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। यहाँ पे की ओपन है, तो यहाँ पे अगर की ओपन है तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, मतलब कि सेल से कोई भी करंट नहीं निकल रहा होगा। नहीं बोलोगे, करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इज जीरो। तो इफ करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इज जीरो, देन हम बोल सकते हैं कि करेंट इन लोड रेसिस्टेंस इज आल्सो जीरो। एंड इफ करेंट इन लोड रेसिस्टेंस इज जीरो, देन रीडिंग ऑफ एमीटर इज आल्सो जीरो। नहीं बोलोगे,
हाँ बोलो। तो रीडिंग ऑफ एमीटर इज जीरो। ओके। अब तुमको बताना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बताओ तुम लोग कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वो वोल्ट मीटर क्या करता है रीड? वो वोल्ट मीटर क्या करता है रीड? वो करता है रीड टर्मिनल वोल्टेज। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। अब बताओ कि जब सेल से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं होता है तब उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? कुछ याद आया तुम लोगों को? वेरी गुड, ईएमएफ। वेरी गुड, ईएमएफ। मतलब कि इसका रीडिंग आने वाला है इक्वल टू 2 वोल्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि करंट नहीं हो रहा है विड्रॉन, तो रीडिंग ऑफ एमीटर इज जीरो ऑल्सो एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज ऑल्सो जीरो। लेकिन ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो इस बार होगा वो होगा इक्वल टू सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट। तुम चाहो तो इसको इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज V बराबर ई माइनस आई सेल इंटू आर। तो सेल से कोई भी करंट नहीं निकल रहा था तो आई सेल हो जाएगा जीरो, मतलब कि V इक्वल टू ई। समझे? ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हेन की के इज क्लोज। तो जब की क्लोज हो जाएगा तो नॉर्मल सर्किट आपका बन जाएगा, सर्किट फॉर्म कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। तो तुम लोग के पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से बताओ मेरे को। जब की क्लोज होगा। नहीं, सब लोग पहले सॉल्व करो, मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो तो ये अपना हुआ सर्किट। जब अपना स्विच हम लोग जब की क्लोज करेंगे और तब मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कि सेल से करंट निकला है आई। इसको आप आई सेल से भी लिख सकते हो, आई सेल। इसको आई मान लो। अब देखो तो कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे सेल से करंट निकला है आई, तो क्या ये दो रास्ते में डिवाइड नहीं होगा? क्या ये करंट वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा? तो सुनो, देखो ध्यान से। एक्चुअल में हम लोग मान के चलते हैं ना कि मेरा जो वोल्ट मीटर है वो आइडियल है। और आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब ये होता है कि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। और जब किसी चीज का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो उसमें कोई करंट नहीं जाता है। उसमें कोई करंट नहीं जाता है, मतलब कि आपका जो वोल्ट मीटर था उसमें कोई करंट नहीं जा रहा होगा। उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। तो जो भी सेल से करंट निकलेगा वो आपका लोड रेजिस्टेंस में ही चला जाएगा। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। तो वोल्ट तो वोल्ट मीटर में कोई भी करंट यहाँ नहीं जाने वाला है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने एक वो बनाना भूल गए हैं, एमीटर, वो हम मिस कर दिए थे। तो यहाँ पे अपना एमीटर भी था, ये देखो। तो जो भी सेल से करंट निकलेगा आई वो वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा, वो सारा का सारा आपका लोड रेसिस्टेंस में चला आएगा आई। तो चलो फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ आई। तो करेंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज आई इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ई दिया हुआ था हमको 2 वोल्ट, बाई कैपिटल आर दिया हुआ है 4 एंड स्मॉल आर दिया हुआ है 1। जब पहुंच जाएगा 2/5 तो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अब एक सवाल और उठता है कि सर हमने इस सर्किट में एमीटर भी जोड़ा है, एमीटर, तो क्या उसका कुछ रेसिस्टेंस होता है? और अगर होता है तो हमने वो क्यों नहीं सर्किट में लिया है? तो सुनो, देखो ध्यान से। आइडियल एमीटर का क्या मतलब है? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ना, मतलब कि मेरा एमीटर आइडियल है। और आइडियल एमीटर का मतलब होता है कि उसका रेसिस्टेंस जीरो है, उसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग जब करेंट कैलकुलेट करेंगे तो एमीटर का रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग नहीं लेते। समझ में आया ना? ओके। एंड आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है कि उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा। उसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है? तो समझ में आया ना? तो जब तक तुमको क्वेश्चन में एमीटर का रेसिस्टेंस मेंशन नहीं किया हो तब तक हम लोग करंट फाइंड करने में उसका रेसिस्टेंस नहीं लेते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि वो आइडियल है और उसका रेसिस्टेंस जीरो है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जहाँ पे हमको एमीटर का रेसिस्टेंस दिया रहेगा, तो हम लोग वहां पे देख लेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल हमको नहीं दिया हुआ तो हम लोग वो नहीं लेंगे। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो 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 देखो, इसीलिए यहाँ पे हमने जब करंट फाइंड किया है तो सिर्फ लिया है लोड रेसिस्टेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये तुम्हारा हो गया कि करंट फ्रॉम द सेल इज 0.4 एम्पियर एंड लोड रेसिस्टेंस में भी यही करंट होगा, इसलिए रीडिंग ऑफ एमीटर भी यही होगा।
अब सेकेंड तुमसे पूछा था रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो तुमको देगा टर्मिनल वोल्टेज। कैपिटल भी, तो ये तो हो जाएगा सेल का ईएमएफ माइनस सेल से करंट जो निकला होगा इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हाँ, तो सेल का ईएमएफ था आपका 2 वोल्ट, तो 2 माइनस सेल से करंट निकला है 0.4 इंटू कितना है आपका ईएमएफ, सॉरी कितना है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो 2 माइनस 0.4 इज 1.6 वोल्ट। सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1.6 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो तो। ओके, अब मान लो कि यही तुमसे पूछता कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, तो 2 वोल्ट माइनस 1.6 वोल्ट, तो 0.4 वोल्ट। समझे? तो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल फाइंड करने का दो फॉर्मूला है भाई, तुमको जो अच्छा लगे तुम उससे करो। बोलो हम, तो कौन सा है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। ठीक है, ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज, तो 2 माइनस 1.6 0.4 वोल्ट। या तुम इसको चाहो तो इस तरह फाइंड कर सकते हो कि करेंट फ्रॉम द सेल इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ओके। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, a high resistance voltmeter measures the potential difference across a battery to be 9 volt. On connecting a 24 ohm resistor across the terminals of the battery, the voltmeter reads 7.2 volt. Full stop. Calculate the internal resistance of cell. देखो ये कहानी क्या बोलना चाह रहा है। एक कोई सेल है, ये मान लीजिए सेल, इसका ई रहा होगा ईएमएफ और इसका कुछ रहा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। और बोला कि सबसे पहले मैंने इसको एक हाई रेसिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर से जोड़ा है। तो हाई रेसिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर का मतलब ये हुआ कि ये आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब किसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो अभी देखो, तो अगर इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत हाई है, तो इस सेल से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता है वोल्ट मीटर वाला। तो अगर वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है, मतलब कि वो कोई करंट नहीं निकलने देगा। समझ में आया क्या, बोलो जल्दी से। मतलब कि इस केस में करेंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज जीरो। इस केस में करेंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज जीरो। और जब जब सेल से कोई भी करेंट विड्रॉ नहीं होता है, तो उस केस में जो वोल्ट मीटर रीड करता है वो क्या होता है, वो होता है ईएमएफ। समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताओ मेरे को। जब सेल से कोई भी करेंट विड्रॉ नहीं होता है, देन टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ E। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया था कि जब हमने हाई रेसिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर जोड़ा था, तो वोल्ट मीटर रीड किया था 9 वोल्ट, मतलब कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज 9 वोल्ट। समझ में आ गया, बोलो। अब उसके बाद बोला कि अब हमने क्या किया है कि ऑन कनेक्टिंग अ 24 ओम रेसिस्टर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, अब हमने क्या किया, तो देखो ये रहा सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, वो जो वोल्ट मीटर था वो, और अब हमने इसके साथ एक 24 ओम का रेसिस्टेंस जोड़ दिया है यहाँ पे। अब देखो तो ये सर्किट ऐसा बन गया है जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस सेल से करंट विड्रॉन होगा, होगा ना, बोलो। और वो सारा का सारा करंट इस लोड रेसिस्टेंस में आ जाएगा। समझ में आया, वो सारा का सारा करंट इस लोड रेसिस्टेंस में आ जाएगा। और जो इस बार जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देगा, इस बार जो होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, वही ना, कैपिटल V। ओके, अब देखो वो तुमको दिया है क्वेश्चन में 7.2 वोल्ट। अब तुमको क्वेश्चन में ईएमएफ पता है, तुमको टर्मिनल वोल्टेज पता है, और तुमको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पता है, और तुमको इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना था। तो मैंने तुमको नोट्स में एक फॉर्मूला बताया था कि E/V -1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो पुट करो वैल्यू।
तो ई हो जाएगा 9/7.2, 7.2 -1 एंड इंटू 24। देखो तो ये 1.8 से मैं इसको करूँगा सिंप्लीफाई, तो हो जाएगा 5/4 -1 इंटू 24। ये तुम्हारा आ जाएगा 1/4 इंटू 24 मतलब 6 ओम। तो 6 ओम इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। ओके। ओके। तो ये तुम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखना, और कैसे ये क्वेश्चन दिया था वो भी तुम लोग याद रखना, फ्रेम कर कैसे फ्रेम किया था क्वेश्चन को, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। और तुम लोग जब छुट्टी के बाद मिलोगे तो एक बार इसको पक्का रिवीजन करके आना, क्योंकि हम लोग इसी के बाद आगे बढ़ेंगे। और तुम लोग रिवाइज करके नहीं आओगे तो फिर तुमको नहीं समझ में आएगा। अब मेरे पास उतना समय होगा नहीं कि मैं फिर से तुमको पहले ये बताऊंगा और फिर जाऊंगा आगे, इतना समय मेरे पास नहीं रहेगा। तो इसलिए तुम लोग सब लोग इसको रिवाइज करके आओगे, ओके?